बच्चों, इस वीडियो में हम घर की याद कविता का एक्सप्लेनेशन करेंगे, अर्थात उसकी व्याख्या करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो नंबर 1 में घर की याद का सारांश उल्लेख परिचय किया था। आइए देखते हैं कविता की व्याख्या। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर के मुँह से दूर है जो, घर खुशी का पुर है जो। अब आइए शब्द देखते हैं। गिर, पानी अधिक वर्षा होना, प्राण मन गिरना, प्राणों और मन में छा जाना। तिर, तिर का अर्थ है तैरना। पुर, परिपूर्ण समृद्ध भरा पूरा। संदर्भ, प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग्य 1 में संकलित कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित की लंबी कविता घर की याद से उद्धृत किया गया है। इस कविता में इन कवि ने कारावास में रहते हुए जब सावन का महीना था और तेज़ बारिश हो रही थी एक दिन, तो उस समय कवि को अपने घर की याद आ रही थी। इसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि आज बाहर बहुत पानी बरस रहा है, अर्थात बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है। रात भर हुई इस वर्षा ने उसके मन की कोमल भावनाओं को जगा दिया है। ऐसी तेज वर्षा में कवि की आँखों के सामने उसका घर तैरते हुए नज़र आने लगता है। अर्थात कारावास यानी जेल में रहने के कारण उसे अपना घर और अपने घर के सभी सदस्य याद आते हैं। वह घर अब उससे बहुत दूर है, अर्थात कवि जेल में है, वह अपने घर में नहीं है और उसका घर खुशियों से भरा हुआ है। कहने का अर्थ यह है, कवि जेल प्रवास के समय भयंकर वर्षा होने के कारण उसे घर के और घर के सदस्यों की याद आ रही है। अब काव्य सौंदर्य, कवि ने सीधी सरल भाषा में अपने मन की व्यथा यानी पीड़ा को चित्रित किया है। इसमें सहजता व प्रभावमयता का गुण विद्यमान है। पानी गिर रहा है, वाक्य की आवृत्ति से दृश्य बिंब उभरता है। पानी गिरना, प्राण मन का गिरना लाक्षणिक शब्दावली को दर्शाता है। घर नज़र में तिर रहा में अनुप्रास अलंकार है। कविता तुकांत। आइए अब कविता का अगला काव्यांश हम देखते हैं। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहन। कवि के अलावा घर में उसके 4 भाई और हैं और भारतीय धर्म के अनुसार सावन के महीने में विवाहिता बहनें घरों में आ जाती, तो कवि की सारी बहनें घर में आ गई हैं। उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मेरे घर में मेरे सदस्य सभी इकट्ठे हो गए होंगे। मेरे अतिरिक्त मेरे घर में मेरे 4 भाई और हैं, अर्थात कवि अपने परिवार में सबसे छोटे थे और उनसे बढ़ के 4 भाई थे और 4 बहनें थी। सभी बहनें विवाहित थी और अब सावन के महीने में अपने मायके अर्थात सारी बहनें अपने माता पिता के घर आ गई थी। बहन आई बाप के घर अर्थात बहन अपने पिता के घर आ गई हैं। हाय रे परिताप यानी बहुत अधिक दुख कि वही पिता का घर जो खुशी से भरा पूरा रहता है, हंसी खुशी का दिन व्यतीत होता है, लेकिन आज वही घर मेरी बहनों को पीड़ादायक लग रहा होगा। क्योंकि कारण क्या है कि दुख इसलिए घर में आ गया होगा कि कवि जेल में है और कवि परिवार में सबसे छोटे थे और सभी के लाडले थे। इसीलिए मेरी बहनों को आज मेरा वहाँ पर ना होना दुख दे रहा होगा। घर में सब जुड़े हैं कि घर में कभी कभी ऐसा मौका होता है कि सब इकट्ठे होते हैं और आज सभी इकट्ठे हो गए हैं। मेरे जो 4 भाई और 4 बहनें
अब अत्यधिक भाई तो अत्यधिक बुझाशाली, जो हमेशा अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहती हैं, भाई तत्पर रहते हैं, और बहनें भी अपने भाइयों को अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो ये मौका कभी कभी होता है कि जब वो सभी इकट्ठे होते हैं और हम सभी भाई बहनों में अत्यधिक प्रेम और स्नेह है। अब देखते हैं काव्य सुंदर। प्रस्तुत काव्य में घर की स्मृति का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। भाइयों को भुजा, बहनों को स्नेह का प्रतीक बताया है। भुजा भाई में अनुप्रास अलंकार है। अब तीसरा पद देखते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब यहाँ पर कवि ने अपने माँ के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कहा है, अपनी माँ को याद कर रहा है। कवि कहते हैं, और माँ बिन पढ़ी मेरी, कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं, अर्थात मेरी माँ अनपढ़ है, अशिक्षित है। वह उसके अर्थात कवि के जेल जाने का बहुत ही दुखी है, और मन ही मन वो इतना दुखी कि किसी को अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पा रही। तो कवि अपनी माँ की ममता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनकी गोद में, अर्थात माँ की गोद में सिर रखने के बाद हमारे जितने भी दुख दर्द हैं वो कम हो जाते हैं। कि जब भी मैं कभी दुखी होता था तो मैं चुपचाप माँ की गोद में आकर सिर रख लेता था, और मेरी माँ बड़े प्रेम से मेरे सिर पर हाथ फेरती थी। तो उस समय ऐसा लगता था कि जैसे मेरे सारे जो दुख हैं वो मेरी माँ ने अपनी झोली में डाल लिए हैं, और मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। कवि कहते, माँ की जिसका स्नेह धारा, कि माँ की प्रेम रूपी जो धारा है उसका पसारा, यानी उसका विस्तार, उसका फैलाव यहाँ तक है। और आज माँ के प्रेम के कारण ही कि मैं यहाँ पर हूँ, और माँ की जो प्रेम की धारा है मुझे यहाँ भी सांत्वना दे रही है। मेरी माँ को लिखना नहीं आता, अगर मेरी माँ को लिखना पढ़ना आता तो ज़रूर मुझे पता ही, और मेरे हालचाल के बारे में पूछती कि मैं यहाँ पर कैसा हूँ कैसा नहीं है। लेकिन ये मेरी विडंबना है या मेरा दुख है कि मेरी माँ पत्र नहीं लिख पाती, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, जिसके कारण वो मेरे हालचाल नहीं पूछ सकती है। अब काव्य सौंदर्य। इन पंक्तियों में माँ की ममता व सहजता का कवि ने वर्णन किया है। भाषा अलंकारों से मुक्त स्नेह तथा सुबोध है। माँ के लिए स्नेह धारा विशेषण का कवि ने प्रयोग किया है। अब आइए अगले पद में देखते हैं, कवि ने अपने पिता के व्यक्तित्व का वर्णन किया है कि उनके पिता का व्यक्तित्व कैसा है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। व्यापा अनुभव हुआ, हिचके डरना नहीं, बिचके घबराए, झंझा का अर्थ तेज हवा, आंधी, लरजना कांपना। तो झंझा को तूफान भी हम कह सकते हैं। तो कवि ने यह अपने पिता की जिंदा दिली, बहादुरी और दृढ़ता को याद करते हुए अपने पिता के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि घर में मेरे पिताजी हैं, यद्यपि वह बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन बुढ़ापे के कोई भी लक्षण या कोई भी प्रभाव उन पर दिखाई नहीं देता। आज भी उनके हृदय या दिल में नवयुवकों जैसा जोश और साहस है। शरीर से भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वे अभी तक दौड़ लगा लेते हैं और सुबह सैर सपाटे पर जाते हैं। वे अभी भी नवयुवकों की तरह खिलखिला कर ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। उनकी आवाज़, उनकी हंसी में ऐसी खनक ऐसी है कि जैसे बादल गरज रहे हों, और जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे
बादल गरज रहे हों। तो कवि अपने पिता के साहस का वर्णन भी करते हुए कहते हैं कि मौत के आगे भी न थे, कि अगर मेरे पिताजी के सामने साक्षात मौत आ जाए, यमराज भी आ जाए, तो देखकर उसे डरते नहीं, बल्कि डट कर उसका मुकाबला करते हैं, तथा शेर के सामने भी कभी घबराते नहीं। और भयंकर से भयंकर कैसी भी मुसीबत आ जाए, मेरे पिताजी ने प्रत्येक मुसीबत का डट कर मुकाबला किया है। और जब वो बोलते हैं तो उनकी बोल ऐसी कड़क है कि जैसे बादल गरज रहे हों। और जब वो काम करते हैं तो उनके काम करने की शैली को देखकर तूफ़ान या तेज़ आंधी भी कांपने लगते हैं। अर्थात जब वो काम करते हैं, चाहे कितना भी काम हो, कैसा भी काम हो, तूफ़ान भी आ जाए, आंधी भी आ जाए, वो अपने काम से जी नहीं चुराते, बल्कि लगातार अपना काम करते रहते हैं। कहने का भाव यह है कि कवि के पिताजी की उम्र का प्रभाव उनके किसी भी कार्य पर नहीं पड़ता। आज उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ व अद्वितीय है। काव्य सौंदर्य। कवि ने अपने पिता के प्रभावशाली व्यक्तित्व का वर्णन किया है। भाषा सरल सहज एवं प्रभावमयी है। बुढ़ापा होते हुए बुढ़ापा नहीं आता, यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है, जो अभी भी में अनुप्रास अलंकार है। और प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने के अंदर उत्साह और जोश स्पष्ट दिखाई देता है। अब काव्यांश 5वां देखते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुग्धर हिला लेकर मूठ उसकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तेरा है। दंड व्यायाम का एक तरीका जिसमें कि व्यक्ति जो पहलवान होते हुए एक्सरसाइज करते हैं। मुग्धर व्यायाम करने की लकड़ी की एक बड़ी जो है मोगरी होती है, जो ऊपर से पतली होती है और बाद में फिर काफ़ी मोटी होती है। मूठ पकड़ने का स्थान जो उसका हत्था होता है। इस काव्यांश में कवि ने अपने पिता को याद करते हुए उनके सरल स्वभाव के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति एवं नित्य व्यायाम क्रिया का भी वर्णन किया है। कवि अपने पिता को याद करते हुए कहते हैं कि पिताजी जब रोज़ की तरह श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करके तथा 260 यानी 260 दंड बैठक लगाकर मुग्धर हिलाकर अर्थात व्यायाम कसरत करने के उपरांत के बाद मुग्धर का जो हत्था पकड़कर घर में ऊपर से नीचे आए होंगे। अर्थात कवि के पिताजी छत पर जो एक्सरसाइज करते थे, व्यायाम करते थे और उससे पहले गीता का पाठ करते थे। और उसके पश्चात जब एक्सरसाइज या व्यायाम करके नीचे आते होंगे तो जो उनका व्यायाम करने का जो वो मुग्धर था, उसका हत्था पकड़कर वो नीचे आए होंगे। तो कवि कहते हैं कि तो मुझे उस समय याद करते होंगे, और जब उनको याद करते होंगे तो उनकी आंखें भी भर आई होंगी। वे मुझे अपने पास न देखकर बहुत ही बेचैन होते होंगे। इन सब बातों की स्मृति से कवि का मन बहुत दुखी होता है तथा वे बरसते पान में कवि अपने घर की याद बार बार सताती है कि मेरे घर में सभी इकट्ठे हो गए हैं। अपने पिता को याद कर रहा है, अपनी माँ को याद कर रहा है, भाई बहनों को याद कर रहा है। और ऐसा लगता है इस बारिश में जो ये बारिश हो रही है, इसमें उसका घर के व्यक्ति का चित्र एक एक दृश्य वो स्पष्ट उसकी आंखों के सामने जैसे नाच रहा दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य। काव्यांश से पुत्र वियोग से व्यथित पिता की स्थिति का वर्णन किया है। और कवि के ने सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी मिलती, जैसे गीता पाठ करना, व्यायाम करना इत्यादि। कविता में बिंबात्मक शैली दिखाई देती, जैसे गीता पाठ करना, नैन जल में छाए होंगे, घर नज़र में रहा होगा आदि। कविता का शेष भाग हम वीडियो नंबर 2 में करेंगे, क्योंकि ये उनकी लंबी कविता है। तो आशा है कि आपको व्याख्या ज़रूर समझ आएगी। और कविता का शेष भाग हम करेंगे वीडियो नंबर 2 में, और साथ उसके प्रश्नोत्तर।